उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले जूट उद्योग था क्या, सूती वस्त्र उद्योग था, है ना, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग। चीनी उद्योग तक हो गया था। बताओ तो चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है, बताइए तो। जहाँ गन्ना की आसपास में खेती होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नहीं तो उस गन्ना की ढुलाई में उसका सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी और यानी कि चीनी बहुत कम बन पाएगा। ये एक बात हुआ, एक बात और है, दो कारण है इसका। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा। चार्ज बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आप जहां पर गन्ना का खेती होता है और उससे बहुत दूर फैक्ट्री ले जाएंगे, तो गन्ना भी तो आपको ढुलाई करके उतना दूर ले जाना पड़ेगा और उसमें परिवहन का खर्च बढ़ेगा। और जहाँ खेती होता है उसके पास में यदि फैक्ट्री होगा तो गन्ना तो नजदीक में ही तक ही ढुलाई करना पड़ेगा, तो परिवहन का खर्च उसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। हर वो उद्योग जिसका कि कच्चा माल का वजन अधिक हो और फिनिश गुड्स का वजन कम हो, तब उस उद्योग को कच्चे माल के आसपास स्थापित किया जाता है, ताकि अनावश्यक रूप से जो है ट्रांसपोर्टेशन में कच्चा माल ढोने में जो खर्च है वह कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो एक कारण तो ये है। और दूसरा जो एक कारण है वो चीनी के लिए लागू होता है, वह यह कि यह जो है शीघ्र खराब होने वाला आइटम है। ठीक है। पेरिसेबल गुड बोलते हैं इसको। तो शीघ्र खराब होने वाली चीजों, यह आवश्यक है कि चीनी को, गन्ने को काटने के बाद शीघ्र से शीघ्र उसको फैक्ट्री में ले जाके उसका प्रोसेसिंग कर लिया जाए। जितना उसमें डिले होगा उतना गन्ना सूखेगा, उसका क्वालिटी खराब होगा। इस लेकर के भी जो है नजदीक में फैक्ट्री रहेगी तो बहुत जल्दी उसको फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाएगा और फैक्ट्री में जो है फिर उसको प्रोसेसिंग कर दिया जाएगा। तो ये दो कारण है जिसके वजह से यह उद्योग जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्र के ही आसपास स्थापित किए जाते हैं। एक तो यह प्रश्न था। दूसरा यह था कि यह उद्योग सहकारी क्षेत्र के लिए क्यों उपयुक्त है। क्योंकि मौसमी है। हाँ, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए, मौसमी होने से क्या बात हुआ जो सहकारी क्षेत्र के लिए है। सर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। कैसे कि कैसे आप कह सकते हैं? जैसे सर कोई मौसमी फसल लगाते हैं और एक मौसम में वो फसल होता है, दूसरे मौसम उसको फिर रोजगार नहीं मिलेगा, और सहकारी क्षेत्र रहेगा तो सब दूसरा फसल सब मिलके करेंगे काम, तो है ना। देखो, सहकारी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि जो प्राय जो लोग उत्पादक होते हैं वह लोग ही मिल करके फैक्ट्री को मैनेज भी करते हैं। ठीक है। कच्चे माल के जो लोग उत्पादक होते हैं, ऐसा समझ लो कि किसान लोग ही जो है उस फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। तो किसान लोग जब फैक्ट्री को मैनेज करते हैं तो कभी वो चीनी गन्ना का खेती करेंगे। ठीक है। खेती करेंगे, फिर वो जो है जो गन्ना आएगा उस गन्ने का फिर वो इस्तेमाल करेंगे फैक्ट्री में, वहाँ फैक्ट्री को रन करेंगे। वो फैक्ट्री, मौसमी उद्योग का मतलब हो गया जो फैक्ट्री सालों भर नहीं चलती है, क्योंकि गन्ना सालों भर नहीं मिलता है। साल के 4 महीने मान लो गन्ना मिलता है, वही 4 महीने फैक्ट्री चलेगी। बाकी दिन जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो भी उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद फैक्ट्री मैनेज कर रहे हैं। मजदूरी का काम भी हो सकता है वो लोग खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री चला रहे काम। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री निजी क्षेत्र में लगाया है, प्राइवेट फैक्ट्री, तब क्या होगा, वह मजदूर को 4 महीना काम पर रखेगा। बाकी दिन क्या होगा, बाकी दिन मजदूर तो बैठ के खाएगा या मजदूर कहेगा कि मजदूरी दीजिए, सैलरी दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, फैक्ट्री से प्रॉफिट तब होता है जब सालों भर रन करे। तो प्राइवेट में अगर कोई चीनी फैक्ट्री खोलता है तो उसके लिए समस्या होती है कि सालों भर उसकी फैक्ट्री नहीं चलती। फैक्ट्री में प्रॉफिट तब होता है जब वो फैक्ट्री हमेशा चलते रहती है, मजदूर भी लगे रहते हैं, मजदूर को वह सैलरी भी नियमित रूप से दे पाता है। लेकिन चीनी उद्योग में ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए निजी क्षेत्र में जो है इसमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, कि वह कुछ ही दिन वर्कर को रखेगा, बाकी दिन नहीं रखेगा, तो वर्कर के साथ भी एक तरह का झमेला होगा, है ना। और प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितने दिन फैक्ट्री चलेगी उतने ही दिन उसको
मशीन चलाना है फिर बंद कर देना है। लेकिन सहकारी क्षेत्र में चूंकि जो किसान उत्पादक लोग हैं वो लोग मिल के आपस में मैनेज करते हैं, तो उसमें कोई वैसी समस्या नहीं आती है। कभी वो खेती कर रहे हैं, कभी फैक्ट्री चला रहे हैं, जब फैक्ट्री नहीं चल रही है तो वो कोई और काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यह सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। फिर कहता है कि चीनी उद्योग जो है महाराष्ट्र जैसे दक्षिण के राज्यों में या पश्चिम के राज्यों में विशेष रूप से सफल हुआ है। महाराष्ट्र में यह बहुत सफल है, इसका क्या कारण है? वहाँ की ठंडी जलवायु और सहकारी समिति। हाँ, 3 पॉइंट हो सकता है। एक तो वहाँ के गन्ने में मतलब ठीक है, वहाँ ठंडी सुक्रोज की जलवायु मात्रा। है, तो ठंडी जलवायु होने से गन्ना में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है ना। दूसरा, वहाँ पर जो है सहकारी समितियों में जो है यह फैक्ट्री है, तो सहकारी समिति में तो फैक्ट्री सक्सेसफुल होता ही है ना। नई मशीनें हैं, यह सब बात भी है। अच्छा टेक्नोलॉजी का नया मशीन सब है वहाँ पर। बाजार है। हाँ, बाजार भी है, बिल्कुल सही कहा आपने। पोर्ट बाजार भी। तो हर जगह है। पहले क्या होता था, ज्यादा फैक्ट्री उत्तर भारत में थी, यूपी में खास करके, लेकिन बाजार तो हर जगह है। तो महाराज चूंकि बाजार दक्षिण में भी है, तो यह भी एक कारण है, ये पॉइंट भी आप कह सकते हैं। पोर्ट सर। हाँ, क्या बोले? अच्छा, चीनी उद्योग का चुनौती, चैलेंजेस क्या क्या है इसका, समस्याएं या चुनौतियां? उद्योग का अल्पकालिक होना। हाँ, अल्पकालिक होना, कुछ ही साल में, साल भर चलती नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, अनियमित बिजली। हाँ, बिजली अनियमित। देखो, बिजली का बात यहाँ पे नहीं लिखा है वैसे। सूती वस्त्र उद्योग में कई बार बिजली का बात देते हैं हम लोग, इसमें बिजली का बात नहीं लिखा है ना। वैसे महाराष्ट्र वगैरह में बिजली भी अच्छी रहती है। पुरानी व सक्षम तकनीक का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी पुराना हो गया है। अगर प्रश्न इस तरह के आते हैं 4-5 नंबर के, तो 5 पॉइंट लिख करके जैसा बुक में वैसा नहीं लिख के हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, कम से कम एक सेंटेंस लिखना है। उसी बात को आप लिख सकते हैं, अल्पकालिक होना, तो डैश दे करके लिख दोगे कि यह उद्योग सालों भर नहीं चलता है, जब तक गन्ने की आपूर्ति होती है तब तक चलता है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे पॉइंट्स को, ठीक है, तब उसको सही आंसर माना जाता है। और बोलो। परिवहन की समस्या। परिवहन की भी समस्या है, सही समय पर कारखाने तक नहीं पहुंच पाता तो गन्ना खराब हो जाता है ना। खोई फिर का बाय आदि इस्तेमाल हाँ, न कर। मतलब जो बाय प्रोडक्ट है चीनी का, वो गन्ना निकालने के बाद जो उसका बच जाता है, तो उसका भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। बाय प्रोडक्ट का मतलब। चलिए, नेक्स्ट कौन सा उद्योग है? लौह तथा इस्पात उद्योग। तुम लोग को एक चीज याद होगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग का 2 प्रकार था। कौन सा 2 प्रकार था कच्चे माल के आधार पर? कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, वो हम लोगों ने कृषि आधारित देखा। अब देखेंगे खनिज आधारित, वे उद्योग जिनका कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? सर खनिज व खनिज। धातु। हाँ, मतलब जमीन के नीचे खुदाई से, है ना, खनिजों से प्राप्त होता है। तो इसमें सबसे पहला है लोहा इस्पात उद्योग। इस उद्योग के लिए अन्य टर्म्स यूज किया जाता है या इसके उपनाम, यह एक आधारभूत उद्योग है, बेसिक उद्योग है। अब बताइए, आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं? यह भी आप पढ़ चुके हैं। इस उद्योग के निर्मित सामान से दूसरे उद्योग में काम आता है, बिल्कुल जैसे कि सही। और लोहा इस्पात बैकबोन होता है, अनेक उद्योगों का यह आधार है ना। तो लोहा इस्पात के ही आधार पर अन्य अनेक प्रकार के उद्योग चलते हैं। किताब में पूरा डिटेल वैसे मतलब दिया है। बहुत सारे सामान जो है लोहा इस्पात से बनते हैं दूसरे दूसरे उद्योगों में, इसलिए इसको आधारभूत कहते हैं, बेसिक उद्योग है। दूसरा, यह एक भारी उद्योग माना जाता है। भारी उद्योग क्यों माना जाता है? वो उनका वजन भारी होता हाँ, वजन भारी होता है, भारी और स्थूल होता है ना, हैवी एंड बल्कि। तो यह सब है, इसमें बहुत ज्यादा
देखो दिया है कि 4:2:1 के रेशियो में आप जो है देते हैं, इसमें रॉ मटेरियल देते हैं। सर स्थूल का मतलब? बल्कि होता है, बल्कि मतलब हो गया जो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया लेता है ना, वो सब बल्कि हो गया, ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज लेता है। ठीक है, क्वांटिटी से उसका सेल्स होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग, अब यह उद्योग कहाँ पर स्थापित होना चाहिए? जहाँ पे खनिजों की मात्रा मतलब ज्यादा मिल सके। हाँ, कच्चे माल के नजदीक में। इसका क्या कारण है, कच्चे माल के नजदीक क्यों होना चाहिए? क्योंकि कच्चे माल की ढुलाई में बहुत खर्च पड़ेगा। हाँ, इसको यही बोलोगे, जो उद्योग अपना वजन खोता है। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए शब्द होता है वेट लूजिंग इंडस्ट्री, भार खोने वाले उद्योग, है ना, वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो ऐसे उद्योग जिनके कच्चे माल का वजन अधिक रहता है, अर्थात उसमें अशुद्धियां अधिक रहती हैं, और उससे निर्मित सामान का मूल्य उसका वजन उसकी तुलना में कम होता है, तब उसमें परिवहन का लागत बढ़ जाता है यदि उसको दूर स्थापित किया जाएगा तो, क्योंकि अशुद्धियों सहित कच्चा माल ढुलाई करना पड़ेगा। और कच्चे माल के पास में उद्योग स्थापित करेंगे तो उसको आप परिशोधित करके, मान लो कि आप 10 क्विंटल आपने रॉ मटेरियल यूज किया, तो फाइनल जो उससे फिनिश गुड प्योर गुड बनेगा वो 1 क्विंटल बनेगा। तो भलाई इसी में है कि जहाँ पर कच्चा माल मिल रहा है वहीं पर उसका जो है प्रोसेसिंग कर लिया जाए, वहीं पर उद्योग खोल दिया जाए। तो इससे परिवहन की लागत जो है वह बच जाती है, कम हो जाती है। अब देखो, इसमें इस्पात के बारे में दिया है, क्योंकि आयरन लोहा इस्पात उद्योग में तो मेन प्रोडक्ट तो इस्पात है ना, उस इस्पात से ही फिर और सब काम होता है। आजकल तो स्टील का दौर है, हर चीज स्टील से बनती है। तो स्टील का जो है भारत में बहुत सारा फैक्ट्री है। इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट उसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड हिंदी में बोलते हैं संकलित इस्पात संयंत्र। ठीक है, संकलित इस्पात संयंत्र, ये लोहा इस्पात का बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है। और प्रायः ये फैक्ट्रियां सरकारी क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं। सरकार का उसमें जो है रोल है उस उद्योग को स्थापित करने में। तुम लोग अगर किताब में मानचित्र देखोगे, पेज नंबर 76 में देखो, दिया है ना इंडिया के मैप में। पेज नंबर 74। 74 में? हमारी किताब में 76 में दिया है लोहा इस्पात संयंत्र। सर वो अच्छा सर, पुराना। पुराना बोला होगा। 76 में। चलो, हो सकता है। लोहा इस्पात संयंत्र का मैप है ना, देखो कितना प्लांट दिया है। 6। 6 है? 10। ये तो 10 10 है दिया है। सर, 10 10। है। यही भारत के जो है बड़े बड़े संकलित इस्पात संयंत्र है। इसमें से अधिकांश किस क्षेत्र में है, ये भी थोड़ा सा ध्यान दो। झारखंड। झारखंड में पश्चिम अधिक। बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों को मिला करके जो एरिया है, उस क्षेत्र में तुमको 5 प्लांट मिलेगा, और थोड़ी ही दूरी पर भिलाई है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को मिला करके जो यह क्षेत्र है वह है छोटा नागपुर का पठार। यहीं पर भारत के अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। इस पर प्रश्न आता है कि क्यों भारत, या कहाँ केंद्रित है और क्यों केंद्रित है, तो बताइए क्यों केंद्रित है इस क्षेत्र क्योंकि में? वहाँ खनिज पदार्थ ज्यादा। खनिज पदार्थ ज्यादा पाया जाता है। इसमें सभी अनुकूल दशाएं हैं। पेज नंबर 78 में दिया है। अब हो सकता है तुम्हारे पेज में कुछ और, छोटा नागपुर का पठारी देख लो कितने पेज में दिया है। 78। 8 में ही है, चलो तब तो ठीक है। अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं, उसका कारण पढ़ लो कोई भी स्टूडेंट। इस प्रदेश में सर ये वाला उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। नहीं नहीं नहीं, पैराग्राफ के ऊपर में पढ़ना है। इनमें लौह ये अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि हाँ के कच्चे माल की निकटता, हाँ सस्ते श्रमिक और हाँ स्थानीय बाजार में इनकी मांग
की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। ये सब कारण है कि क्यों यहाँ पर जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में ये उद्योग है। कहता है कि लौह की कम आयात लागत, कम खर्चे में जो है, कम कॉस्ट में उनको जो है लोहा अयस्क मिल जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही लोहा का खान सब है बहुत सारा। आपको पता है झारखंड में, उड़ीसा में भारत का जो बड़ा बड़ा लोहा का खान है, यही झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज्यादा है। तो लोहा अयस्क कम लागत पर अच्छी क्वालिटी का वो भी मिलता है ना। कम लागत भी है और अच्छा क्वालिटी भी है। श्रमिक भी सस्ते हैं, जो आपको बिहार उड़ीसा ये सब में श्रमिक सस्ते हैं, झारखंड ये सब क्षेत्र में। फिर बाजार, बाजार भी है इनका, कलकत्ता बहुत बड़ा बाजार है लोहा इस्पात का, स्टील का बाजार। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में यह उद्योग स्थापित है। अब एक प्रश्न आता है कि भारत में इतना ज्यादा लोहा इस्पात का संभावना है, यहाँ पर लोहा भी बहुत ज्यादा मिलता है, लौह अयस्क, लेकिन फिर भी इसकी पूरा विकास नहीं हो पाया है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग की पूरी संभावना का, जितनी इसका पोटेंशियल है संभाव्य, उसका विकास नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? तकनीकी कमी के कारण। इसमें भी पॉइंट्स दिया है, देख लो ना बुक में, बहुत सारे उच्च पॉइंट्स लागत दिए। तथा कोकिंग कोयले की समिति की उपलब्ध सीमित हाँ, उपलब्ध। अलग अलग बात दिया है, उच्च लागत। अब देखो, कोकिंग कोल की जो है सीमित मात्रा है। कोकिंग कोल एक ऐसा कोल है जो कि लोहा इस्पात उद्योग में काम आता है, उसको बनाने में, स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह कोकिंग कोल जो है भारत में कम है ना, तो इससे दिक्कत होती है। और क्या क्या पॉइंट्स था? कम श्रमिक कम श्रमिक। उत्पादकता। कम श्रमिक उत्पादकता, इसका मतलब क्या हुआ? श्रमिक को कम मतलब ये मिलता है और वो कम ये मजदूरी। कम काम नहीं कर हाँ पाता है। नहीं नहीं, मजदूरी से इसका सेंस नहीं है। उसका प्रोडक्टिविटी कम है। हाँ हाँ, कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रति तो मजदूर प्रोडक्टिविटी का उत्पादन सेंस कम क्या होता होता है। है? यस, ज्यादा श्रमिक में कम उत्पादक। हाँ कह सकते हैं। पर श्रमिक, जितना स्टील का प्रोडक्शन होगा, मान लो एक दिन में कोई कंपनी, सपोज कीजिए कि 10 क्विंटल स्टील प्रोड्यूस करती है कोई कंपनी एक दिन में, और वहां पर श्रमिक लगे हुए हैं, श्रमिक भी 10 लगा हुआ है, जस्ट इमेजिन। तो एक एक श्रमिक का 1 क्विंटल हुआ पर हेक्टेयर, सॉरी पर पर पर्सन प्रोडक्शन, लेकिन वह उत्पादकता यहाँ पर कम है। किसी फैक्ट्री में मान लो क्या एक श्रमिक 1.5 क्विंटल पर हेड निकालता है, कहीं 1 निकाल रहा है, तो 1 का माना जाएगा कि श्रमिक का प्रोडक्टिविटी कम है, इस सेंस में। ठीक है। थर्ड पॉइंट वही बिजली का या ऊर्जा का प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट अविकसित संरचना। 5 पॉइंट में एक और पॉइंट भी डाल सकते हैं क्या? अगर 5 अंक का आता है तो और कोई पॉइंट डाल सकते हैं? तकनीक की कमी। हाँ हाँ हाँ, तकनीक का पॉइंट जो आप लोग बोल रहे थे वह भी डाल सकते हैं कि भारत में जो लोहा इस्पात की तकनीक है वो पुरानी तकनीक है, नई अत्याधुनिक तकनीक जो होती है, या इस क्षेत्र में अनुसंधान की कमी, कहीं पर शायद ऐसा हो सकता है मिले। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चीज होता है, वर्तमान जमाना नया से नया इन्वेंशन टेक्नोलॉजी का है, तो उस क्षेत्र में ही भारत पिछड़ जाता है, मान लीजिए, है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास, तकनीक, इन सब में जो है कमी है। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग को देखा गया। इसके बाद क्या है टॉपिक देखिए। एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इससे बनता है, खनिज से। कौन सा खनिज से एल्यूमिनियम बॉक्साइट। बनता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। बॉक्साइट, ये याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। एल्यूमिनियम का क्या बहुत बड़ा विशेषता है? हल्का होता हाँ, हल्का होता है ना। है, धातु जंग है नहीं लेकिन लगता। हल्का है, इसलिए जो है मुख्य रूप से इसको अन्य धातुओं के साथ मिला करके जो है, जैसे हवाई जहाज इत्यादि बनाने में इसका इस्तेमाल कर इसमें लेते हैं। कोलिजन हल्का नहीं होता होता है, मतलब बहुत धीरे होता है। है। हाँ वो भी है। तो हल्की धातु होने से इसका इम्पोर्टेंस बहुत है।
है ना। तो एल्युमिनियम का उद्योग जो स्थापित होता है, ठीक है, वह उसके लिए दो महत्वपूर्ण कारक हैं, इसको याद रखना है। पहला कारक है बिजली, क्योंकि एल्युमिनियम का फैक्ट्री को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है यह फैक्ट्री। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर कि नियमित रूप से बिजली मिलती है और सस्ती बिजली मिलती है। आपको बताइए तो सस्ती बिजली का स्रोत क्या होता है? वाटर। वाटर, बिल्कुल सही। जल विद्युत। तो जहां पर हाइड्रो पावर होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप देखेंगे उसके आसपास में एल्युमिनियम का प्लांट भारत में बहुत सारा है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के आसपास में। और एक फैक्टर है, वह है कच्चा माल। कच्चा माल भी हो तो और अच्छा। ठीक है, कच्चा माल नहीं तो दूर से मंगा लेते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो ये दोनों फैक्टर मिला के काम करता है, कच्चा माल एवं बिजली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम उद्योग। इसके बाद देखिए कौन सा है, केमिकल। रसायन उद्योग। केमिकल उद्योग। तो केमिकल उद्योग में एक प्रश्न आ सकता है कि केमिकल उद्योग का महत्व क्या है, भारत में इस उद्योग का क्या महत्व है। शुरू में ही दिया है, उत्पाद में सर। यह जो है बहुत तेजी से विकसित हो रहा है ना। और इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज है, मतलब विविध तरह का। रसायन एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत तरह तरह का जो है प्रोडक्ट मतलब बनता है। इसमें लघु और बृहद अनेक प्रकार की निर्माण इकाइयां होती हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही क्षेत्र में यह उद्योग होता है। अब आपको लिस्ट दिया हुआ है कि अकार्बनिक केमिकल में क्या क्या आता है, कार्बनिक केमिकल में क्या क्या आता है ना। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम से जो इंडस्ट्री चलता है वह सब कार्बनिक में आता है। अब उसी से आपको पता चला कि एक केमिकल से कितना सारा चीज बनता है। इसलिए रसायन उद्योग को हम लोग एक बेसिक उद्योग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रसायन से अनेक तरह के उद्योग चलते हैं। तो यह एक क्या है, आधारभूत उद्योग भी है, बेसिक उद्योग। और देखो एक तुमको आखिरी पैराग्राफ में लिखा होगा, क्या लिखा है आखिरी पैराग्राफ में, देखो तो। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। हाँ, मतलब क्या हुआ कि केमिकल उद्योग का जो सामान यूज किया जाता है उस फैक्ट्री को भी आमतौर पर लोग बोलता है केमिकल फैक्ट्री, है ना। लेकिन ऐसा मान लो कि कोई दूसरा फैक्ट्री भी हो सकता है, लेकिन बुक में कहने का यही सेंस है कि पेट्रोकेमिकल या और जितना तरह का एसिड वगैरह है वह सब केमिकल है। फिर उनका यूज करने वाला जो केमिकल का तरह तरह का फैक्ट्री होता है वह सब, इसलिए उस सेंस में लिख दिया कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, जैसे मान लो साबुन ही बना रहा है तो वह सब भी तो एक तरह का केमिकल से संबंधित ही प्लांट हो गया, इसलिए ऐसा लिख दिया है। और आधारभूत रसायन, क्योंकि इसका रसायन से अनेक तरह का जो है उद्योग चलता है ना। इनका उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है, खेती में भी इसका इस्तेमाल होता है। मान लो फर्टिलाइजर, है ना, पेस्टिसाइड, यह सब भी तो रसायन से ही ना बनेगा, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। ठीक है, आगे तुम लोग को फर्टिलाइजर का ही दिया है, उर्वरक उद्योग, है ना। भारत में उर्वरक उद्योग अधिक है या कम है, ये बोलो। ज्यादा है। ठीक है। ज्यादा तो है क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उर्वरक की कमी है भारत में। जो रॉ मटेरियल होता है उर्वरक का, वह भारत में उतना नहीं है। भारत दूसरे देशों से जो है उसका रॉ मटेरियल आयात करता है, पोटास का आयात करता है ना, उर्वरक का भी, क्योंकि भारत में उनका उतना भंडार नहीं है। हालांकि उद्योग बहुत है क्योंकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन जितना उर्वरक भारत में होना चाहिए था, ठीक है, उतना प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता। भारत में उर्वरक के लिए एक उपक्रम है सरकार का जिसका नाम है FCI,
एफसीआई का अर्थ यहाँ पर क्या है? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, एक एफसीआई और भी होता है फूड जो आप, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन ये भी है एफसीआई ही। ध्यान में रखिएगा इसको, है ना। यह सरकार का है, मतलब सरकारी उपक्रम है जो कि गुजरात में है। और उर्वरक उद्योग क्यों बहुत ज्यादा विस्तार पाया भारत में? हरित क्रांति है। हरित क्रांति क्रांति की के कारण किसान लोग, आपको पता है हरित क्रांति, उर्वरक भी उसका एक महत्वपूर्ण घटक था हरित क्रांति का, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो पूरे देश में जो है उर्वरक की मांग बढ़ गई हरित क्रांति के बाद। तो यही सब है उर्वरक उद्योग। इतना ही रखा जाए आज। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर उस कोकिंग को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, कोकिंग कोल जो होता है ना, वो स्टील बनाने में मैंगनीज, कोकिंग कोल और आयरन तो लगता ही है। वो दो तीन चीज मिला करके स्टील बनता है। तो वो एक तरह का कोयला का ही एक ये है। कोयला को थोड़ा कुछ प्रोसेस करके कोक कोकिंग जो होता है, बनाया जाता है। हाँ, कोक सर। कोक, हाँ कोक तो वही हुआ, हाँ, कोकिंग उसी कोल, को ना, कोक। हाँ कार्बन का। हाँ हाँ, कार्बन ही तो है वो, और क्या है। सर अविकसित अवसंरचना का मतलब? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह विकसित नहीं है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं है में, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? अवसंरचना का। जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी, बिजली, सड़क, यह सब चीज अवसंरचना में आती है। सर उदारीकरण मतलब? उदारीकरण तो सरकार की एक नीति होती है ना। उदारीकरण की नीति, जिसके द्वारा जो है सरकार ने क्या किया था, जो कई बार सरकारी नियंत्रण में जो चीजें थी उसको नियंत्रण से मुक्त किया, तो उसको कहते हैं उदारीकरण। जैसे पहले क्या था कि सरकार का नियम कानून लाइसेंस यह सब बहुत ज्यादा था, उसको सरकार ने कम किया, तो उसको कहते हैं उदारीकरण। और सर इसमें जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है किसी क्षेत्र में, जो है विदेश के द्वारा जो है पैसा लगता है, उसको एफडीआई, प्रत्यक्ष निवेशी निवेश बोलते हैं। पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब होता है। मेन तो पैसा ही है। फॉरेन की कंपनी या फॉरेन का जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, वो लोग यदि किसी देश की कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष निवेश, ये विदेशी निवेश। सर सेल क्या है? हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? हाँ, ये भारत में जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ा बड़ा जो लोहा इस्पात का फैक्ट्री है, उसका मार्केटिंग करने के लिए सरकारी कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। छात्रों की संख्या बहुत कम है। छात्र या छात्राएं जो भी 17, 18, 19, 20 भी मुश्किल से पूरे हैं लगता है। कभी 40 हुआ करते थे टोटल, तो बहुत ज्यादा है। उसके आधे कभी हुआ करते थे, उसके भी आधे, मतलब चौथाई पे संख्या आ गई है आपकी, है ना। ऐसा क्या हो रहा है बताइए। यार विंटर कैंप में पढ़ने चले गया। क्रैश कोर्स सर। क्रैश कोर्स के लिए कहाँ पर गया हुआ है? पटना, पटना, भागलपुर, जहाँ भी। दिल्ली। तो वहां पर मतलब रेगुलर क्लास हो रही है क्या? रिवीजन बैच टाइप से। चेंज किया। हाँ, मतलब कोरोना पीरियड में भी तो वो लोग क्या, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट को ले लेता है। सर अभी 5 दिन पहले चालू हुआ है। अच्छा, तो एक एक बैच में कितना को रखता होगा वो लोग? सेफ्टी रूल ये सब को तो फॉलो करता होगा। कोनो रूल नहीं सर। हाँ सर वो सब रुपया के आगे हम फेल हो जाते चलो ठीक है, अब इसमें तो क्या कहा जाए। लेकिन कम से कम वहां भी रह के ऑनलाइन क्लास वो लोग कर सकता है कि नहीं? हैं। टाइम यस नहीं सर। मिलता होगा। इस टाइम में क्लास हो तब तो नहीं कर सकता ना सर। हाँ,
कौन कौन गया है वैसे उसमें? अब बहुत गया सर, उतना नाम कौन जैसे कौन। एक आध गो जो प्रमुख स्टूडेंट सब है उस सबका नाम थोड़ा बताओगे ना? हाँ। मोनू भी जाएगा। मनोज दोनों विभूति दोनों रोहित तो आज क्लास ऐसा है। ज्वाइन किया है देखे हम। नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। आज नहीं जाओगे? ऐसे ठीक है। बोला, अब बहुत कुछ, जैसे विभूति गया, रोहित गया, और अच्छा, विभूति विभूति शायद रोहित होने। लोग गया है, वही ना रोहित तो पूछ इसी क्लास में भी है। रोहित। एक अमन था जो माइग्रेशन में गया था, वो लोग भी गया है क्या? उसका घर है सुपौल में, सुपौले में। अच्छा। सुपौल में भी इस तरह का कुछ क्लास व्लास चल रहा है क्या? कल से चालू होगा सर। सुपौल में? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। इरुडिशन पॉइंट है सर। हाँ। इरुडिशन पॉइंट है। अच्छा, सुपौल में ना? अमन जाता है सब पढ़ने। हाँ यहीं के भैया खोले हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, एकदम अच्छा नहीं। हाँ, नमकीन है भी एकदम, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इसीलिए। हेलो। सर संयंत्र यस सर। किसको कहते हैं? क्या चीज बोली? संयंत्र। संयंत्र मतलब हुआ प्लांट, इंग्लिश में बोलते हैं। वही जहाँ पर उसका मशीन फैक्ट्री ये सब रहता है उसको संयंत्र बोल देते हैं। सर स्पंज लो। स्पंज, हाँ स्पंज देखो क्या है ना, वो जो लोहा होता है उसमें शायद क्या ऑक्सीजन वगैरह कुछ करके देखने में थोड़ा स्पंज टाइप का लगता है, कुछ ऑक्सीजन या मुझे लगता है हाइड्रोजन, क्या ऑक्सीजन होगा उसका। देखो एक डायग्राम तुम लोग को दिया है, फ्लो चार्ट ऑक्सीडेशन टाइप होता है का। उसका। हाँ हाँ, केमिकल। सर पड़ गए। रोहित है। रोहित।